सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम प्रीवियस पेपर से जुड़े हुए PYQ की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक PYQ के 5 लेक्चर करा चुके हैं। उसी क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कुछ PYQ को 360 डिग्री पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो बात करता है गायत्री मंत्र के बारे में। देखिए, ये कहता है कि गायत्री मंत्र जो है का उल्लेख किस वेद में है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बात करता है क्या यजुर्वेद में है, बी कहता है अथर्ववेद में है, सी कहता है ऋग्वेद में, डी कहता है आपका सामवेद में। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे जो हमारा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला, इसका उल्लेख किस वेद में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेदों के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो तो है आपका ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, अब वेदों के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में 4 साहित्यिक प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। वैदिक साहित्य में हमारी 4 साहित्यिक प्रस्तुतियाँ शामिल हैं, जिनमें एक है आपकी नंबर 1 संहिता, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं। नंबर 2 क्या है हमारे, नंबर 2 है हमारे ब्राह्मण। ठीक है, तीसरी और शामिल है जिन्हें हम बोलते हैं अरण्यक, और नंबर 4 जिन्हें हम बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, ये हमारी वैदिक साहित्यिक प्रस्तुतियां हैं साहित्यिक। ठीक है, जिनके आधार पर हम वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारी वैदिक साहित्यिक जो कृतियां हैं ये हमको कैसे आई हैं हमारे पास, ये मौखिक रूप से हमारे पर हस्तांतरित हुई हैं। ठीक है, मतलब बोलचाल की भाषा के रूप में लोगों ने इसको कंठस्थ किया, तो ऐसे ही ये अगली पीढ़ी दर आती रही। तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं श्रुति। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, श्रुतिज बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बात चल रही है कि बात चलती है आपके ऋग्वेद के बारे में। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आपकी जो ऋग्वेद है। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारे ये 4 वेद हैं। ऊपर हमारे ये 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें यहाँ पर बोला जाता है वेद त्रयी। क्या वेद त्रयी इनको बोला जाता है। और इन तीनों को आखिरकार वेदों की टिकड़ी भी बोला जाता है, वेदों की टिकड़ी बोला जाता। अथर्ववेद को इसमें से अगर हम बाहर निकाल देते। ठीक है, अब देखते हैं वेदों के बारे में। और वेदों को क्या बोला जाता है। देखिए, मानव जाति का पहला वसीयतनामा, मानव जाति का पहला वसीयतनामा, वसीयतनामा मतलब विल। ठीक है, विल कौन सी, जैसे हमारे नाम को अपनी जमीन करके जाता है, घर आदि नाम करके जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं विल। ठीक है, और देखिए इनको और क्या बोला जाता है, वेदों को हमारे बोला जाता है अपौरुषीय। अपौरुषीय मतलब इनको किसी भी पुरुष द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखा गया है। ये क्या है, ये ईश्वरीय कृति। क्या है, ये ईश्वरीय कृति है। और इसको क्या बोला जाता है, नित्य भी बोला जाता है। ठीक है, नित्य इनको बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में, थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगली स्लाइड खोलकर जैसे ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर हम देखिए, ऋग्वेद यह क्या है, सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। दूसरा इसमें देखते हैं, इसमें 1028 क्या है आपके सूक्त हैं, मतलब गीत है। ठीक है, और क्या है, 10 मंडल हैं। और क्या है इसमें 10,580 इसमें क्या है, मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ पर बात करें। और देखिए ऋग्वेद बताता क्या है, यहाँ पर क्या होती है, वैदिक जो देवी और देवता हैं, देवताओं की स्तुति मतलब उनकी पूजा अर्चना होती है। ये इसके बारे में यहाँ पर बात करता है। देखिए, जो भगवान और पंचभूत के लिए हैं। ठीक है, जो भगवान और पंचभूत के लिए हैं, भगवान और पंचभूत के लिए, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है। पंचभूत आपका देखिए, पृथ्वी,
वायु, आकाश, अग्नि, ठीक है, और आपका क्या है, जल। इन्हें बोला जाता है पंचभूत। पंच तत्व के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। इसमें देखिए, वेदों का जो हमारा संकलन है वो कौन करते हैं, मतलब वेदों को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने तो लिखा नहीं है, इसलिए इनको अपौरुषेय बोला गया, नित्य बोला गया। वेदों का जो संकलन है, संकलन मतलब इनको जो इकट्ठा किया गया, वो किसने किया है, महर्षि आपका कृष्ण द्वैपायन ने, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ता है, वेद व्यास, ठीक है। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद की क्या है, 2 उपनिषद हैं, 2 उपनिषद है, ठीक है। इसके कौन कौन से उपनिषद है, ऐत्रेय, परीक्षा में ये पूछा जाता है ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी, कौशिकी, इसके 2 उपनिषद हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके उपवेद के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद मतलब युद्ध कला के बारे में इसमें बात करी जा रही है, ठीक है। इसके पुरोहित कौन है, इसके पुरोहित है आपके पुत्र, ठीक है। प्रमुख देवता के बारे में पूछा जाता है, प्रमुख देवता कौन से हैं, यहाँ पे जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो है इंद्र, जो है सर्वशक्तिमान बताए गए, सर्वशक्तिशाली बताए गए। देखिए, और ये किस प्रकृति के हैं, ये है पद्यात्मक। एक होता है गद्यात्मक, मतलब जिनको गाया जाता है, पद्यात्मक जिनको पढ़ा जाता है, जैसे कि कहानी होती है होती पद्य, गद्दार पद्य, साहित्य की 2 कृतियां होती हैं। और देख, और इसमें क्या है, 125 किनके बारे में, औषधियों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और इसका पहला मंत्र क्या है, पहला मंत्र है इसका आपका रत्न धात्मम, रत्न धात्मम, मतलब जो धन का दाता है, इसके बारे में यहां पर बात करी जाए। 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिनमें आपकी प्रमुख है सूर्य, ठीक है, उषा के बारे में यहां पर बात करी जा रही है, और अदिति, 3 देवियों के बारे में यहां पर चर्चा यहां पर की जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम और वेदों के बारे में। तो यहां पर दूसरा आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, यहाँ अथर्ववेद यहाँ क्या है, संस्कारों और कर्म कांडों का वर्णन है, मतलब है जादू टोना, संस्कारों, कर्म कांडों का है क्या है, वर्णन किया जाता है अथर्ववेद में, ठीक है। यजुर्वेद में आपका क्या बताया जाता है, यजुर्वेद में आपका बताया जाता है यज्ञ के संपादन की विधि, ठीक है। यह क्या है आपका गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है। ये सामवेद है यहाँ छंदों के गायन की विधि के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, मतलब संगीत की प्रथम जानकारी आपको यहीं से मिलती है, किससे, सामवेद से मिलती है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज के बारे में हमारा बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ऋग्वेद के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, देखिए 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ पीपल्स, द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पहले भारत में जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के, जिन्हें वारिंग हेस्टिंग्स बनाया गया था 1773 में, जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और उसके ही अधीन आपकी मद्रास और जो बंबई की प्रेसिडेंसियां हैं उनको कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा वारिंग हेस्टिंग्स। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे वारिंग हेस्टिंग्स हैं, इनका काल जो है 1773 से 1785 तक चलता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें बोला जाता है, जो कि ये 1773 में बनते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1781 का जो एक्ट आता है, जो मतलब 1773 के एक्ट में कुछ संशोधन करता है, वो भी इन्हीं के काल में आता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भी इनके काल में आता है, और 1774 का जो रोहिल्ला युद्ध है वो भी इन्हीं के काल में होता है। और 1775 में पहली बार मराठा युद्ध, 1782 में सालबाई की संधि भी वारिंग हेस्टिंग्स के काल में होती है, और 1780 और 84 में सेकंड मैसूर जो युद्ध है वो भी इन्हीं के काल में होता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जो नींव है वो यही डालते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
1772 में बंगाल में जो द्वैध शासन की समाप्ति थी, जो बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जारी की थी बंगाल में, वो इसको खत्म कर देते हैं। मतलब दोहरा शासन, द्वैध शासन से मतलब आप यहाँ पर इतना समझें। और ये क्या करते हैं, कलकत्ता जो है हमारा उस टाइम पर भारत की जो राजधानी थी, वहाँ पर सदर दीवानी और सदर निजामत, ठीक है, उसकी क्या करता है, ये 2 तरीके के न्यायालयों की स्थापना करता है। और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित भी यही करते हैं, ठीक है। बनारस का जो किंग है चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध थे इनके, ठीक है। नंद कुमार को ये फांसी दे देते हैं और अवध की जो बेगमों हैं उनके साथ ये ज्यादती करते हैं, जिसके कारण इंग्लैंड में जाते टाइम, जब ये इंग्लैंड में अपनी सेवाओं से निवृत्त होकर यहाँ से जाते हैं, तो इन पर हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ पर 1784 में महाभियोग, 1787 में सॉरी महाभियोग इन पर चलाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। दूसरे हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके तुरंत बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 तक भारत में गवर्नर के जनरल के रूप में रहते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, और श्रीरंगपट्टम की जो संधि होती है वो इन्हीं के काल में होती है, जिसमें टीपू सुल्तान हमारा है, ठीक है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का जो निर्माण होता है, जिसमें हमारे अनेक प्रकार के जो न्यायिक सुधार हैं वो करे जाते हैं, और एक सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन का जिसमें पृथक्करण किया जाता है, मतलब दोनों को अलग किया जाता है। सामान्य प्रशासन अलग होगा और जो राजस्व का प्रशासन है, मतलब टैक्स के कलेक्शन का, वो अलग होगा। और बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में, वो इसको लागू करता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। प्रशासन का यूरोपीयकरण, हमारे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब तक मुगल पद्धति पर आधारित था, अब इसको क्या करते हैं, यूरोपीय पद्धति पर ये बनाते हैं। गवर्नर वगैरह ये सब सूबेदार वगैरह को हटाकर अलग तरीके की यहाँ पर प्रक्रियाएं चलेंगी, और सिविल सर्विस जो है भारत में ये स्टार्ट करते हैं कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कंपनी के कर्मचारियों का जो निजी व्यापार है उस पर ये रोक लगाते हैं कौन, कॉर्नवालिस। और 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए किस गवर्नर जनरल की मृत्यु कहाँ भारत में हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की होती है आपकी गाजीपुर में। यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगले हैं आपके लॉर्ड वेलिस्ली, जो कि 1798 से 1805 के बीच में भारत में रहते हैं। स्वयं को ये बंगाल का शेर भी कहते हैं। सहायक संधि की नीति प्रारंभ करते हैं 1798 में। अब प्रथम जो हैदराबाद के निजाम के साथ इस संधि को ये करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि जो है सबसे पहले किसके साथ की गई, तो हैदराबाद के निजाम के साथ ये की जाती है। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें हमारा टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। सेकंड मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में होता है, वो इन्हीं के काल में होता है, वेलिस्ली के। तंजौर को 1799 में, सूरत गुजरात वाले को 1800 में, और कर्नाटक को 1801 में प्रशासन को अपने हाथ में ये ले लेते हैं। और जो वेसीन की संधि है, ठीक है, मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच होती है, वो उसमें ये भागीदार होते हैं। अगला देख लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में यहाँ बात चल रही है। 1828 से 1835 सती प्रथा का अंत करते हैं। 1829 में ठगी प्रथा का ये भारत में अंत करते हैं, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाते हैं, और मानव बलि जो प्रथा है उस पर भारत में ये प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। इसलिए हमें भारत में सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ये सती प्रथा का अंत करते हैं, ठीक है। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है वो इन्हीं के काल में आता है, ठीक है। 1835 का जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है, वो हमारा विलियम बेंटिक के काल में ही यह घटित होती है। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, और मध्य जो कछार वाला इलाका है 1834 में, वो कंपनी के साम्राज्य में इनके द्वारा विलय कर लिया जाता है। और जो हमारे महाराजा रंजीत सिंह हैं पंजाब के, उनके साथ ही निरंतर मित्रता की संधि जारी रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न किले बनाए गए, दुर्ग बनाए, ठीक है। उनमें से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था। तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता में जो दुर्ग था वो था हमारा फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में की जाती है। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है आपका फोर्ट सेंट डेविड। देखिए, फोर्ट सेंट डेविड है आपका चेन्नई में, ठीक है। फोर्ट सेंट डेविड है आपका चेन्नई में। और फोर्ट सेंट एंड्रयूज जो है ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका जॉर्जिया में, जॉर्जिया यूरोप में है, ठीक है। अगर हम अगला देखते हैं, फोर्ट विक्टोरिया, ये है हमारा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यहाँ पर ये निगरानी का काम करते थे, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन से थे। तो देखिए, यहाँ पर सिखों के अंतिम गुरु के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो हमको बताना है कि सिख धर्म में आप सबको पता होना चाहिए कि 10 गुरु हुए थे, 10वें के बाद कोई गुरु नहीं होता है। तो देखिए, क्या अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर जी थे, या गुरु गोविंद सिंह जी थे, या गुरु अंगद देव थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा इसका आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। क्या थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, गुरुओं के बारे में थोड़ी थोड़ी। एक मिनट, देखिए यहां पर बात करी जा रही है आपकी सबसे पहले, एक मिनट, गुरु अर्जुन देव के बारे में। देखिए ये 5वें गुरु थे सिख धर्म में। ठीक है, शहीदों के सरताज, ठीक है, क्या शहीदों के सरताज और शांति पुंज भी इनको बोला जाता है। और क्या बोला, ये कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी थे। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब में जो सर्वाधिक वाणी है वो इन्हीं की, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें क्या है, इनकी सर्वाधिक वाणी है, मतलब इनकी प्रवचन है सबसे ज्यादा। अगला देख लेते हैं हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तेग बहादुर जी के बारे में यहां पर हम अगला देखते हैं। देखिए इस सिख धर्म में 9वें गुरु थे और औरंगजेब ने इन पे इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए इन पर दबाव बनाया और इनके तीनों शिष्यों को इनके सामने ही फांसी पर लटका दिया और उनको भी फांसी दे दी गई। इनकी नार काटकर कहां पर, चांदनी चौक पर इनको मार डाला था। और गुरु जो आपका शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, देखिए शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में, जहां पर इनका शीश काटा गया था, मतलब सर जो काटा गया था, वहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने, इतना अत्याचारी था। अगले हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन नहीं जानता गुरु गोविंद सिंह, जब नाम कहा हुआ। ठीक है, फिल्मों में भी आपने सुना होगा। तो ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनके बाद सिख धर्म में कोई गुरु है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो काम है वो है खालसा पंथ, खालसा। ठीक है, खालसा संघ की ये स्थापना ये करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना होती है, इनके जश्न में ही वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि फसल के दौरान मनाया जाता है, जब फसल काटी जाती है। 1600 आपका ये 1699 में होता है। ठीक है, अगले गुरु हैं हमारे गुरु अंगद सिंह जी। ये क्या है? सेकंड गुरु हैं सिख धर्म में। पंजाबी लिपि जो है क्या है? गुरु लिखी, गुरु मुखी की क्या है ये? मानककर्ता, मतलब मानदंड, इनके वहां से ये प्रभावित होती है। तो आपका पता चल गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारा 5 दे रखा है, जो ये बात करता है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए ये जो स्वराज पार्टी आपकी दे रखी है ये कब बनी। तो स्वराज पार्टी जो है हमारी वो 1 जनवरी 1923 को फॉर्म होती है। ठीक है, भारत में स्वराज्य स्थापना के लिए, मतलब भारत की आज़ादी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बात करता है आपका कि स्वदेशी आंदोलन के बाद बनी थी क्या ये। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्वदेशी आंदोलन आपका कब होता है। तो हमारा जो ये स्वदेशी आंदोलन होता है वो 1905 से 1908 के बीच में होता है। जहाँ पर क्या होता है, बंगाल के जो विभाजन है 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है, यहाँ पर उसका विरोध किया जाता है। इसमें क्या होता है, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती है और जो भारतीय चीज़ें हैं बनी हुई उनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 आदमी हैं, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों की टुकड़ी जो है ये इस आंदोलन को लीड करती है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 से 1908 के बीच में होता है। आगे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे बात करता है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें गांधी जी भारतीयों से अनुरोध करते हैं कि आप जो ब्रिटिश हैं उनको पैसा दीजिए। ठीक है, और जो हमारी सेना है वो उनका पूर्ण रूप से सहयोग करे विश्व युद्ध में। तो उम्मीद ये थी कि इसके बाद हमको कुछ ना कुछ राइट दिए जाएंगे, मतलब भारत को आज़ादी दी जाएगी। लेकिन इसके उल्टा होता है। इतर होता क्या है कि 1919 का रॉलेट एक्ट और पास हो जाता है, जो कि एकदम ड्रैकोनियन लॉ है, जिसे हम काला कानून भी बोलते हैं। तो अब तक जो गांधी जी की छवि थी, जो अंग्रेजों के गांधी जी अब तक जो नीति थी वो अभिवादन वाली, कि अब तक अंग्रेजों के पक्ष में होती थी, लेकिन यहाँ से गांधी जी एकदम अंग्रेजों के विरोध में आ गए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में होता है।
अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। तो आपको पता होना चाहिए जो सिविल डिसओबीडियंस है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, जब गांधी जी अपने गुजरात स्थित जो आश्रम है साबरमती, वहां से एक दांडी मार्च की यात्रा करते हैं और समुद्र तट पर जाकर जहां पर थोड़ा सा नमक बनाकर नमक कानून की अवहेलना कर देते हैं। तो ये 1930 में होता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा, 1930 में स्वराज पार्टी बनती है और ये क्या 1930 में। तो यहाँ पर देखेंगे आपके असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, तो 1920 और 1930 में कौन सी है, बीच में जो डेट है वो है आपकी 1930। तो पता चल गई स्वराज पार्टी आपकी कब बनती है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका ये 1947 में 1942 में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पर बात करेंगे, पर 4 ऑप्शन दिए गए, राजा राज चोला, परांतक, महेंद्र और राजेंद्र चोला। यहाँ पर 4 राजाओं के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आपका राजेंद्र चोला, ठीक है। आपका आंसर है यहाँ पर राजेंद्र चोला। देखो राजेंद्र चोला के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बता ही देता हूँ, आगे चल के एक और क्वेश्चन है जिसमें हम और ज़्यादा चोल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इन्हें राजेंद्र प्रथम भी बोला जाता है, राजेंद्र चोल को। इनका जो शासन है 1012 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं और 44 तक ये शासन करते हैं। एक बंगाल के पाल शासक है। कौन है? बंगाल के पाल शासक, बंगाल के पाल शासक जिनका नाम है महिपाल। इनके राज्य पर ये आक्रमण कर देते हैं राजेंद्र चोल और इनको हरा देते हैं। हराने के बाद ये अपने मैदान से भाग जाते हैं, ठीक है। इस जो आक्रमण है इसका उद्देश्य होता है कि गंगा नदी का जो पवित्र जल है उसको दक्षिण भारत में लेके आना। इसी के बाद क्या होता है कि हमारे जो ये राजेंद्र चोला हैं ये एक गंगई एक उपाधि धारण करते हैं जिसे हम बोलते हैं गंगई कोंड की उपाधि। कहीं कहीं आपको ये मिला होगा कि गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि, नहीं, खाली गंगई कोंड की उपाधि धारण करते हैं और उपलक्ष्य में एक काम और करते हैं, गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। ये एक नगर और बसाते हैं इस नाम से। तो आगे हम और ऑप्शन जो हैं इनके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर बात करता है 7वां, निम्नोक्त में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक्य संगीत में सुविख्यात है? जो बोलने का संगीत है उसमें विख्यात है, मतलब गाने की परंपरा में। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है शोभना नारायण, दूसरा है एम एस सुब्बालक्ष्मी, तीसरा है आपका पंडित जसराज, चौथा है आपका एम एस गोपाल कृष्ण। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ये आपको पता होने चाहिए डायरेक्ट, तो आप कर पाओगे एग्जाम में, वरना नहीं कर पाओगे। तो यहां पर चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए यहां पर बात चल रही है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत की, मतलब संगीत की, बोलने वाली गायकी की बात। तो यहां पर एक हमारी सबसे ज्यादा फेमस है ये एम एस सुब्बालक्ष्मी, यही इसका आंसर है। तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसका आंसर एम एस सुब्बा। देखिए 1966 में यूनाइटेड नेशन जो आपकी असेंबली है, ठीक है, उसमें यह करे पहली भारतीय हैं, ये पहली भारतीय जो वहां प्रदर्शन करती हैं गायकी का, ठीक है। और ये पहली भारतीय संगीत में महिला है जिनको भारत रत्न दिया जाता, भारत रत्न इन्हें 1998 में दिया जाता है, ठीक है। ये क्या बजाती हैं? वीणा ये बजाती है, मां सरस्वती का जो आपका इक्विपमेंट है, ठीक है। और क्या, देखिए इन्हें एक और पुरस्कार मिलता है रेमन मैगसेसे, कब? 1974। तो आपको इस बात से पता चल, इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैगसेसे को भी बोला जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और 4 ऑप्शनों के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रखा है आपका एम एस गोपाल कृष्ण। देखिए एम एस गोपाल कृष्ण जो है ये है आपके वायलिन वादक, कर्नाटक संगीत के। कौन से है ये? आपके वायलिन वादक, ठीक है, कर्नाटक संगीत, ठीक है। अगला है शोभना नारायण के बारे में यहां पर बात की है। जो शोभना नारायण है ये है आपके ये एक नर्तक है। कौन है आपके? ये एक नर्तक है, नर्तक, ठीक है। किसका नृत्य करते हैं? कथक, कथक ये करते हैं। पेंसिल थोड़ी गड़बड़ कर रही है, ठीक है। अगला देखते हैं पंडित जसराज, ये बड़े ही फेमस है, ठीक है, मेवाती घराने के हैं, कर्नाटक शैली के ये गायक है, ठीक है, कर्नाटक शैली के ये गायक है। इस चीज आपको यहां से
पता होनी चाहिए। ठीक है, तो MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता चल गई कि भाई इनको भारत रत्न भी मिला है, और यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है उसमें भी ये भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने प्रदर्शन किया था, और रेमन मैग्सेसे भी पुरस्कार इनको 1974 में मिल चुका है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर बात करता है निम्न में से कौन 8वां, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 कुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है। देखिए, एक कुंभ मेले से दूसरे कुंभ मेले के बीच का अंतराल, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, गांव में भी या कहीं भी बोला जाता है, जैसे कोई फेल हो गया तो बोलते हैं ऐसा कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। तो उसी को देखते हुए हम आप इसका आंसर लगा सकते हैं 12 वर्ष। अब हम देखते हैं कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ पर लगता है। देखिए, कुंभ मेला आपका लगता है सर्वप्रथम हरिद्वार में। कहां पर? गंगा नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो स्थान है जहां पर कुंभ मेला लगता है वो आपका लगता है उज्जैन में। उज्जैन कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में। यहां किस नदी पे लगता है? इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। यहां लगता है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन के बाद हम आ जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहां पर किस नदी के किनारे लगता है? संगम, संगम नदी के तट पर लगता है। अगला है आपका नासिक, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहां पर कौन सी नदी के किनारे लगता है? गोदावरी नदी के तट पर, नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार आपको पता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप कभी भी महाकुंभ मेले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अर्धकुंभ के बीच की दूरी होती है 6 वर्ष एक से दूसरे की। अगला क्वेश्चन यहां पर बात करता है आपका निम्नलिखित में से तांत्रिक वाद्य यंत्र कौन सा है, मतलब जिसमें तार है, जहां तार है। देखेंगे आप मृदंगम एक यंत्र होता है, ये ढोले टाइप बजाने का होता है। तो यहां पर क्या है इसमें? ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसके जो फेमस आपके डांस जो मृदंगम बजाते हैं वो आपके हैं टी के मूर्ति, टी की मूर्ति है एक आपके, वो बजाते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है शहनाई। शहनाई में आपने नाम सुना होगा बिस्मिल्लाह खान का, जो आप शादियों में देखते होंगे, सगाई में जो बजाई जाती है वो बोलते हैं शहनाई। ठीक है, तबला आपने देखा होगा। ठीक है, ढोलक टाइप का होता है, ये बजाया जाता है। ठीक है, फेमस तबला वादक का कोई नाम बता सकते हैं? ध्यान करिए, जाकिर हुसैन। ठीक है, यहां पर आंसर है आपका संतूर। संतूर होता है, ठीक है, ये जो वाद्य यंत्र है जो तार वाला होता है, ठीक है, इसको बजाया जाता है। तो इसके जो फेमस है वो है आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा इसको बजाते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया होगा संतूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलिखित नहीं है। तो यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं और उनके रचनाकार दे रखे हैं। तो राजतरंगिणी आपकी कलर ने लिखी है, सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा की लिखी गई है, सबको पता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की लिखी गई है। मेघदूतम और है मेघदूतम। आमुक्त मालदा मैंने आपको कल ही इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें बताया था, जो आमुक्त मालदा है वो कौन ने लिखी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान कीजिए, ये लिखी है आपकी कृष्ण देवराय ने तेलुगु। ठीक है, तो आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम भभूति की कुछ किताबों के बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, इन भभूति ने क्या क्या लिखा है। देखिए, भभूति ने लिखा है सबसे पहले आपका मालती माधव, इनकी रचना है मालती माधव। दूसरी है आपकी उत्तर राम चरितम, उत्तर राम चरितम, मालती माधव उत्तर राम चरितम। और तीसरी है आपकी महावीर चरितम। ठीक है, भभूति की यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर बात करता है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसका निर्माण करवाते हैं हमारे चोल राजा। ठीक है, चोल राजा इसका निर्माण करवाते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हमारे करवाते हैं वो करवाते हैं राजराज प्रथम। अब यहां पर मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए देता हूं। ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके सबसे पहले इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके एक मिनट, राजेंद्र
फर्स्ट, इन्हें बोला जाता है राजेंद्र चोल भी, चोल या प्रथम। ठीक है, 1012 ईस्वी से 44 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था इन्होंने बंगाल के जो शासक हैं महिपाल, पाल शासक, उनको हरा दिया और उत्तर से गंगा नदी को लेकर ये साउथ इंडिया में आते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, गंगई कोंड की उपाधि धारण करते हैं और गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नगर बसाते हैं। और वहीं पर ये एक काम और करते हैं, चोल गंगम विशाल क्या बनाते हैं, एक सरोवर और बनाते हैं, मतलब एक तालाब और बनाते हैं। किसकी उपाधि धारण करते हैं, आपके गंगई कोंड की उपाधि धारण करते हैं। उसी उपलक्ष्य में जब ये पाल शासक महिपाल को हराते हैं और कौन सा नगर बनाते हैं, बसाते हैं, गंगई कोंड चोलपुरम, ये इनके काम है। और चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने चोल साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। अगले हम राजा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हैं दूसरे हमारे राज प्रथम। ठीक है, 985 से 1014 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये भी चोल वंश के हैं। किसके हैं, आपके चोल वंश के। ठीक है, इनके पिता का नाम है परांतक। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखिए परांतक जो प्रथम है, इनके पिताजी परांतक प्रथम, इनकी एक नीति है रक्त और लौह की। जर्मनी में जो बिस्मार्क की नीति थी, रक्त और लौह की नीति, कैरेट एंड स्टिक, आयरन एंड ऐसे करके बोली जाती है। ठीक है, ये इसको जारी रखते हैं। ठीक है, इसका पालन करते हैं। और क्या करते हैं, ये राज की उपाधि, राज जो है ये क्या है, इनकी उपाधि है, राज की उपाधि धारण ये करते हैं। ठीक है, एक और उपाधि ये धारण करते हैं, शिव पाद शेखर, मतलब ये शिव के भक्त थे, तो इस वजह से ये क्या, शिव पाद शेखर की उपाधि भी ये धारण करते हैं। देखिए इनके सिक्कों पर क्या मिलता है, इनके सिक्कों पर अगर आप देखेंगे, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण मुरलीधर, और एक चीज और आपको मिलती है यहाँ पर, विष्णु भगवान के पद चिन्ह के ये सिक्के जारी करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, देखिए इनकी सहिष्णुता की नीति के कारण भी इन्हें जाना जाता है। देखिए सहिष्णुता से कैसे, हिंदू धर्म के राजा हैं, पर ये जो मंदिर है आपका राजराजेश्वर मंदिर, इसकी जो दीवारें हैं, इनकी भित्तियों पर ये क्या करते हैं, बौद्ध प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ये इनकी किसका प्रमाण देता है, सहिष्णुता का प्रमाण देता है। ठीक है, अगले देखते हैं। अगले हैं यहाँ पर आपके कुलोत्तुंग। ठीक है, 1133 से 1150 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। और इनकी जो राजधानी है, इनकी राजधानी आपके गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, उपाधि किसकी धारण करते हैं, उपाधि धारण करते हैं आपकी राजकेसरी की। ठीक है, चोल राजा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और दे रखे हैं राजा, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए ये पुराने राजा हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ये कौन से हैं आपके, ये आपके पल्लव राजा हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड आपका 630 से आपका 668 ईस्वी के बीच का इनका टाइम पीरियड, पल्लव वंश के। ठीक है, पल्लव वंश के हैं। और पल्लव वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, सिंह विष्णु, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। ठीक है, इन्होंने क्या उपाधि धारण करते हैं, वातापी कोंडा की ये उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, एक नाम और है इनका, मां मल्लन की ये एक और इनका नाम है, मतलब महान पहलवान। ठीक है, ये आपको ऐसे पता चलिए। अब देखिए इनके पिता का नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए ये महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे, ये इनको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, जो कि एक चालुक्य सम्राट थे। ये क्या करते हैं, अपने नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता की हार का बदला लेते हैं, किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, जो चालुक्य राजा हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से अपने पिता की हार का ये बदला। अब देखिए ये क्या बनाते हैं, पंचरथ।
आप अगर महाबलीपुरम के मंदिर में जाएंगे, वहां पर आपको 5 रथ मिलेंगे। युधिष्ठिर का रथ मिलेगा, अर्जुन का मिलेगा, द्रौपदी का मिलेगा, ठीक है। वहां पर आपको ये 5 रथ मिलेंगे, उनका ये निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और एक मंदिर है वहां पर मंडप, उसी के बीच में, उसका भी ये निर्माण करवाते हैं। कहां पर? महाबलीपुरम में। लास्ट टाइम जो हमारे चाइना के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, जिनकी भारत यात्रा हुई थी, वो यहाँ पर मंदिर पर गए थे। तो इससे भारत और उनके बीच जो कल्चरल, भारत और चीन के बीच में जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, उनके बारे में यहाँ से पता चलती है। और देखिए ये क्या करते हैं, कैलाशनाथ और बैकुंठ मंदिर कहाँ पर? कांची में ये बनवाते हैं, और ये शिव भक्त हैं, ठीक है। एक काम और होता है इनके राज्य में, एक चीनी राजदूत का नाम आपने सुना होगा, हेनसांग, चीनी यात्री आपका हेनसांग, ठीक है। वो इन्हीं के काल में कांचीपुरम आया था, कांची जो कि इनकी राजधानी थी, कांचीपुरम। तो आपको महेंद्र सिंह के बारे में इतनी जानकारी पता चल गई होगी। तो अब हम देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बचा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि चार मीनार जो है हमारी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर और 4 ऑप्शन के बारे में। देखिए औरंगाबाद में आपका है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, औरंगाबाद में है, ठीक है। अजंता, एलोरा, बीबी का मकबरा और पंचनक्की जो है वो कहाँ पर है आपकी? 1 मिनट अभी बता देता हूँ। औरंगाबाद में आपका क्या है? अजंता एलोरा की गुफाओं के, अजंता एलोरा, बीवी का मकबरा हो गया आपका, पंचनक्की, ये क्या है वहां पर। अब हैदराबाद के बारे में हम कुछ जानकारी देख ले। देखिए हैदराबाद में आपका क्या क्या, तो आपका हैदराबाद में है कुतुब शाही मकबरा, क्या है? कुतुब शाही मकबरा कहां पर है? हैदराबाद में है। और क्या है? गोलकुंडा, क्या है? गोलकुंडा क्या है यहाँ पर? फोर्ट, गोलकुंडा नाम का एक किला भी है, ठीक है। मक्का मस्जिद भी है, मक्का मस्जिद भी है यहाँ पर एक, ठीक है। बिड़ला मंदिर है यहाँ पर, बिड़ला मंदिर है यहाँ पर। हुसैन सागर झील भी है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, हुसैन सागर झील भी यहाँ पर है, ठीक है। और रामोजी एक फिल्म सिटी है, सिटी भी यहां पर है, ठीक है। और एक सालार जंग संग्रहालय भी है, सालार जंग संग्रहालय, ठीक है। तो आपको मैंने इन सब के बारे में डिटेल में बता दिया। तो आपको अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो किसी दूसरे के साथ भी आप शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।